Hello students, I welcome you all to Braintree Infotech, an online platform. So my name is Astha Thakur and I am here to teach you general science. Okay? So आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, पुलिस का एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम है, आर्मी का एग्ज़ाम है, क्लेरिकल है, हमीरपुर है, कोई भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो जनरल साइंस का जो पार्ट रहता है उसको यहाँ कवर करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, आपको साइंस इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि साइंस जो है वो आपको समझ आ जाए. ठीक है, अगर साइंस समझ आने लग जाएगी तो साइंस बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको अगर समझ आने लग जाए तो इससे अच्छा भी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, साइंस जो है आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी. बेसिक्स जो है यहाँ से बेसिक से मीडियम लेवल तक जो है साइंस पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो लेवल रहता है एग्जाम्स के अंदर साइंस का वो ऐसा ही रहता है, इजी से मीडियम लेवल तक जो है साइंस आती है. सारे जो एग्जाम्स हैं अगर उनमें देखा जाए तो साइंस जो है वो 10th तक आती है. ठीक है, 6th से 10th तक की जो साइंस हमारे कोर्स में रहती है, स्कूल्स में रहती है, वही साइंस जो है आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है. ठीक है, तो साइंस जो है अगर हम सोचे कि साइंस क्या है, ठीक है, तो साइंस जो है वो एक्चुअली आपकी लाइफ है. ठीक है, आप खा रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, आज आदमी उड़ रहा है, ट्रेन्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, ये सब कुछ साइंस है. ठीक है, एक्चुअली आपकी लाइफ ही एक साइंस है. ठीक है, आप जी ही विज्ञान के युग में रहे हो, तो विज्ञान के बिना कुछ भी मेरे ख्याल से यहाँ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हम विज्ञान के ऊपर जीते हैं, विज्ञान के ऊपर खाते हैं, सोने में विज्ञान है, खाने में विज्ञान है. हम सोच भी नहीं सकते कि विज्ञान से हमारी दुनिया जो है या हमारी जिंदगी जो है वो घिरी रहती है. बस हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे विज्ञान है. ठीक है, उसके लिए विज्ञान ने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया होता है. ठीक है, हमें वो नहीं पता होता, बाकी हमें चीजें पता होती है. ठीक है, बस अब ये जानने की जरूरत है कि उन चीजों का नाम क्या है. ठीक है, उन प्रोसेसेस का, उन प्रक्रियाओं का क्या नाम है जो साइंस ने उन्हें दिया है. ठीक है, तो साइंस पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो ये होगा कि साइंस जो है वो बेसिकली हमें 3 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाई जाती है. ठीक है, जो रहता है फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी, जीव विज्ञान. इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर हम साइंस को कवर कर लेते हैं. ठीक है, जो बेसिक साइंस रहती है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है साइंस के अंदर हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बट उससे पहले साइंस के बारे में जानना कुछ जरूरी चीजें हैं. अब जैसे जो साइंस जो वर्ड था वो आया कहाँ से था. ठीक है, साइंस वर्ड एक ग्रीक भाषा के एक शब्द से आया जो था साइंटिया. ठीक है, साइंटिया शब्द का मतलब था जानना, टू नो. ठीक है, चीजों को जानना, उनके पीछे के रीजन को ढूंढना, ये था साइंटिया का मतलब. तो इस साइंटिया शब्द से, साइंटिया से हो गया साइंस. तो जो साइंस शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द साइंटिया से आया जिसका मतलब था जानना. ठीक है, तो ज्यादातर जो चीजें हैं वो ग्रीक ही शब्दों से निकल के आती थी. अब उसके बाद जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है साइंस से रिलेटेड जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है वो है कि फादर ऑफ साइंस कौन था, विज्ञान के जनक कौन थे. तो वैसे तो विज्ञान किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं लाके रखी है हमारे आगे. गैलीलियो थे, न्यूटन थे, ठीक है, आइंस्टाइन थे, और भी पता नहीं कितने सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे, और आज भी जो है वैज्ञानिक खोज करते जा रहे हैं और हमारे आगे साइंस को रखते जा रहे हैं. लेकिन विज्ञान का जनक हम गैलीलियो को मानते हैं क्योंकि उन्होंने तकरीबन हम बोल सकते हैं कि साइंस की नींव रखी और हमारे आगे साइंस को खोलना शुरू किया है. तो विज्ञान का जनक जो है गैलीलियो को बोला जाता है. फादर ऑफ साइंस इज गैलीलियो. दूसरा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो सब्जेक्ट जो है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, तो फिजिक्स के जनक या भौतिकी के जनक किन्हें बोला जाता है, वो थे न्यूटन.
तो भौतिकी जो हमारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको जो न्यूटन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी, जैसे न्यूटन के लॉज के मोशन, न्यूटन का ग्रेविटी का लॉ आ जाएगा, उसके बाद कूलिंग का लॉ आ जाएगा। तो न्यूटन ने फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर बहुत सारे लॉ दिए, ठीक है, और उन्होंने फिजिक्स की एक तरह से नींव रखी, तो इसलिए भौतिकी के जनक न्यूटन को कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब आता है। तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। साल की हर 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार इससे अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। तो वो थे सीवी रमन, ठीक है। जो 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं वो किस साइंटिस्ट के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो वो थे सीवी रमन, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जो इंडिया के थे, और यही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। 1930 के अंदर इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें फिजिक्स के लिए कोई नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं कि सीवी रमन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था। तो उन्होंने प्रकाश के ऊपर एक अपना लॉ दिया था, एक इफेक्ट दिया था, जिसे नाम दिया गया रमन्स इफेक्ट, जो हम अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है, +1 +2 के अंदर ये आता है। तो ये उन्होंने जो है खोज की थी, और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, और वो थे सुब्रमण्यम। 1983 में सुब्रमण्यम को भी नोबेल प्राइज मिला, और आज तक ये 2 ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भारतीय हैं और जिन्हें भौतिकी के अंदर नोबेल प्राइज मिला है। लास्ट चीज जो है वो है वर्ल्ड साइंस डे, ठीक है। एक होता है नेशनल साइंस डे, जो आपके नेशन के अंदर मनाया जाता है, वो तो 28 फरवरी हो गया। लेकिन एक होता है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो साइंस डे मनाया जाता है वो है 10 नवंबर, ठीक है। तो ये चीजें आपसे कभी पूछ ली जाती हैं साइंस के बारे में, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमने स्टार्ट करना है, तो साइंस में हम तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। फिजिक्स कवर करेंगे, केमिस्ट्री को कवर करेंगे, बायोलॉजी को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम लेंगे वो है फिजिक्स, ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंदर जो है, भौतिक विज्ञान बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस के अंदर, ठीक है। पूरा हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड इसमें कंसेप्ट रहते हैं। और जो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस, वो है ये, ठीक है। 15 टॉपिक हैं जिसके अंदर हम फिजिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स जो है इन 15 टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगी, जो एग्जाम्स के अंदर आती है, ठीक है। हमने बहुत ज्यादा जो है हार्ड लेवल नहीं पढ़ना है, क्योंकि साइंस में हार्ड लेवल दिया ही नहीं जाता है। तो ये बेसिक टू मीडियम जो भी इसमें रहता है वो सब हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स जो है, अभी मैंने आपको बताया कि भौतिकी के जनक, फिजिक्स के फादर जो है वो न्यूटन थे, ठीक है। उन्होंने फिजिक्स, भौतिकी को लेकर बहुत सारे अपने लॉज दिए, जिसलिए उन्हें ये सम्मान दिया गया, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर हम ये कुछ 15 टॉपिक जो है कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला एक तरह का ये सिलेबस है जो फिजिक्स में हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रहता है, और मैं कहूंगी सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है फिजिक्स के अंदर, वो है यूनिट्स का, मात्रक का। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे आपको साइंस आती हो और वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से ना पूछे। ये ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यूनिट्स, मात्रक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फिजिक्स के अंदर, जहां से क्वेश्चन जरूर उठता है, ठीक है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की SI यूनिट क्या है, विद्युत की SI यूनिट क्या है, या विद्युत का मात्रक क्या है, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, ठीक है। वो पूछेंगे आपसे दूरी का मात्रक क्या है, ठीक है। और भी जैसे दाब का मात्रक क्या है। तो आपसे जो मात्रक जो पूछे जाते हैं, यूनिट्स जो आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, वो जो सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट्स ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में, वो हम सब यहाँ कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का ये। सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है, वो सभी चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, वो होती हैं भौतिक राशियां। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है। सब चीजें जिन्हें हम नाप सकते हैं ना, मतलब जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे भाग है, जब हम दूध लेते हैं या जब हम सब्जी लेते हैं तो हम किस चीज को नापते हैं, ठीक है, भाग को नापते हैं, कहीं द्रव्यमान को नापते हैं, कहीं दूरी को नापते हैं, कहीं दाब को नापते हैं। तो उन चीजों को जो हम नाप सकते हैं ना, जिन भी चीजों को हम नाप सकते हैं, वो सभी चीजें जो है वो होती हैं भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां आगे दो तरह की होती हैं, अदिश और सदिश। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, वो किस तरह की राशियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। भौतिक राशियों से, फिजिकल क्वांटिटीज से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि वो आपको 4 ऑप्शन नीचे देते हैं और वो पूछते हैं इनमें से अदिश राशि कौन सी है, या इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बनता है, और खासकर आर्मी में, पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। खासकर आर्मी के अंदर तो पक्का ही इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन जो है बनता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो रहेगा वो होगा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, बल और न्यूटन के नियम, ठीक है। तो आ गए न्यूटन, ठीक है। जिन न्यूटन की हम बात कर रहे थे वो न्यूटन यहाँ से आना शुरू हो गए हैं, और वो इस फोर्स से न्यूटन आएंगे और तकरीबन आके मैग्नेटिज्म तक न्यूटन जो है वो आते रहेंगे, ठीक है। तो न्यूटन ने बहुत ज्यादा जो है फिजिक्स के लिए काम किया, ठीक है। तो हम फोर्स और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तीसरे अपनी यूनिट के अंदर, ठीक है, बल और न्यूटन के नियम। तो न्यूटन ने मोशन के ऊपर कुछ अपने नियम दिए, 3 नियम थे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे नियम बहुत कम पूछे जाते हैं कि आपको ऊपर नियम दे दिया और नीचे पूछेंगे कि ये कौन सा नियम है, ऐसा भी आता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आने के चांसेस है कि वो आपको ऊपर एक पूरा नियम लिख के दे देंगे और नीचे पूछेंगे ये कौन सा नियम है। क्वेश्चन ये भी बनता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि आपको न्यूटन लॉज जो हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और बहुत ही मैं बोलूँगी इंटरेस्टिंग लॉज हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आ सकता है कि जब हम कोई भी जो खिलाड़ी है जब वो लंबी कूद मारता है, ठीक है, तो लंबी कूद मारने से पहले वो कुछ दूरी से दौड़कर क्यों आता है, ठीक है, या लंबी कूद मारने के बाद जो इंसान है वो कुछ दूर तक भागता क्यों रहता है। इस तरह के इन चीजों के पीछे क्या रीजन है, न्यूटन के कौन से नियम है, उन चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से आपको आता है कि जब हम एक रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं और आप चलती हुई रेल से अचानक नीचे उतर जाते हैं, तो आप क्यों कुछ दूरी तक उससे उतरने के बाद भी चलते रहते हैं, वो किस नियम के कारण आप ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर आ सकता है कि जब हम बंदूक चलाते हैं तो हमारे कंधे पर एक जो शॉक या जर्क लगता है वो न्यूटन के किस नियम की वजह से लगते हैं। और खासकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ न्यूटन लॉ से आता है वो होता है रॉकेट प्रपल्शन, ठीक है।
रॉकेट जो है, रॉकेट जो चलाए जाते हैं, जो हम रॉकेट भेजते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, या अंतरिक्ष यान जो हम भेज रहे हैं आजकल, वो न्यूटन के किस नियम पे आधारित है उन रॉकेट को भेजना, ठीक है। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से जो है काम करते हैं, ठीक है। एक और नियम भी इसमें रहता है, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यूनिट रहता है ये साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो होगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। दो बल हैं, ठीक है, बल के प्रकार में ही आते हैं ये, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये किस तरह के बल हैं, ये बल काम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब हमें तो लगता है कि चीजें बन गई है, बस बन गई है तो बन गई है, रीजन नहीं पता होते हैं, बट मैं बता दूं कि सड़क बनने में भी साइंस है, ठीक है। सड़क बनाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप सड़क कहीं से भी निकाल लो, किसी भी तरीके से निकाल लो, नहीं। सड़कें बनाते हैं आप, घर बनाते हैं आप, तो उनके पीछे भी साइंस लगती है, ठीक है। पहले प्रॉपर मेजरमेंट्स होती हैं, प्रॉपर देखा जाता है कि यहाँ किस तरह से चीजें बननी हैं, तो इसके पीछे भी साइंस रहती है, ठीक है। और खासकर जो हमारे पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ों में मोड़ बहुत बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मोड़ अच्छे नहीं बनाए जाते तो आपने देखा होगा कि अक्सर उन मोड़ों पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो मोड़ जो है वो साइंस के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। तो मोड़ बनाते वक्त किस बल का ध्यान रखा जाता है, कौन सी फोर्स का ध्यान रखा जाता है, तो वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी सड़कें बनाई जाए और सड़कों में मोड़ बनाए जाते हैं, वहां ध्यान रखा जाता है कि मोड़ पर प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, मोड़ को उस हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो मदर्स हैं, ठीक है, वो लस्सी में से मक्खन निकालती है, ठीक है। लस्सी में से मक्खन निकालना ये किस बल पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि क्रीम सेपरेटर्स, ठीक है, इंग्लिश में आता है क्रीम सेपरेटर्स वर्क ऑन विच फोर्स, तो वहां जो फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल ही बनते हैं। वो आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो कभी नहीं पूछेंगे। बट अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि ये बल है कौन से और लगते कहाँ हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल जो है इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। वर्क अलग चीज है, पावर अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज है, ठीक है। तो कार्य, शक्ति और ऊर्जा तीनों ही अलग चीजें हैं, लेकिन इनको तीनों को इकट्ठा पढ़ाया जाता है क्योंकि ये तीनों ही इंटर रिलेटेड है। सो वर्क से ही पावर बनती है, ठीक है, और पावर से ही एनर्जी निकलती है। तो ये तीनों ही जो है इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए इनको जो है इकट्ठा पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम तो कहते हैं कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से तो मैंने काम किया, ठीक है। मैं 1 घंटा पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि मैंने 1 घंटा काम किया है, मैं थक गई हूँ, ठीक है। लेकिन फिजिक्स क्या बोलती है कि मैंने 0 काम किया है, मैंने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखोगे, ठीक है, पढ़ोगे, तो आपके हिसाब से तो आपने बहुत काम कर लिया है, 1 घंटे पढ़ाई कर ली है, लेकिन साइंस बोलती है आपने काम किया, आपने जो वर्क किया है वो है 0। तो साइंस मेंटल वर्क को नहीं मानती है, साइंस ये फिजिकल वर्क को ही कैलकुलेट करती है। हमारे हिसाब से तो हमने काम किया है। अगर हम पढ़ने का काम कर रहे हैं या हम एक जगह पे 4 घंटे खड़े रहते हैं या कोई एक जगह पे 1 साल खड़ा रहता है, ठीक है, या फिर हम बोले कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना, नेता लोग होते हैं, उनके घरों के बाहर जो सिक्योरिटी लगी होती है, वो लोग जो है वहाँ पूरे दिन जो है 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, ठीक है, वो खड़े रहते हैं। तो हम क्या बोले कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है? हमारे हिसाब से तो पूरे दिन खड़े होना, धूप के अंदर खड़े होना,
कितना जोर लगता है, तो काम तो है, लेकिन फिजिक्स के लिए वो काम है जीरो। फिजिक्स बोलता है कि उस आदमी ने कोई काम ही नहीं किया है, बल्कि उसने काम किया है और उसको उसकी सैलरी भी मिलती है, लेकिन फिजिक्स बोलता है भाई वहां कार्य जो है वो है जीरो। तो फिजिक्स ऐसा क्यों बोलती है? ठीक है, फिजिक्स ऐसा क्यों बोलती है कि कोई आदमी अगर खड़ा है या कोई आदमी अगर मेंटल वर्क कर रहा है तो काम जीरो क्यों हो जाता है? ठीक है, उसका रीजन यहाँ जानेंगे कि फिजिक्स ने ऐसा क्यों बोला कि कार्य जो है वो जीरो हो जाता है अगर आदमी कोई फिजिकल वर्क जो है ना करे। ठीक है, उसके बाद जो है वो पावर रहती है, एनर्जी रहती है, वर्क से ही इनका रिलेटेड चीजें हैं जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहता है फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। तो फ्रिक्शन जो है, घर्षण बल, एक तरह का बल है। ठीक है, ऐसा बल जिसके बिना शायद जिंदगी धरती पे होती ही नहीं। ठीक है, अगर हमारे धरती पर घर्षण बल या फिर कोई आदमी जो है या कोई भी चीज जो है, अगर वो घर्षण बल उसमें ना हो तो आदमी शायद चल ही नहीं सकता। ठीक है, हम जो चलते हैं वो घर्षण बल के कारण चलते हैं। ठीक है, जब दो चीजें आपस में संपर्क में आ जाती है तो वहां पे होने वाला जो बल है वो है घर्षण बल। जब दो चीजों के ऊपर कहीं घर्षण होता है, अब जैसे मेरे हाथ हैं, ठीक है, आप अपने हाथों को अगर ऐसे ऐसे करेंगे, रब करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बल है? घर्षण बल। हम इन हाथों को आपस में रब कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक बल है और उस बल का नाम है घर्षण बल। तो दो चीजें जब भी आपस में साथ आती हैं तो वहां पे होने वाला जो बल होता है वो होता है घर्षण बल। तो घर्षण बल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उससे अगला टॉपिक रहता है वो है ग्रेविटेशन का। ठीक है, गुरुत्व बल। मैं बोलूंगी पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशन का। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्व बल ऐसा बल जिसपे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप सोच भी नहीं सकते, आप मतलब खुद सोच के देखिए कि हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी या हमारा इतना बड़ा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। ठीक है, और वो कैसे हवा में लटका हुआ है, हवा में ही वो चल रहे हैं। ठीक है, किस बल ने उन्हें आपस में जकड़ा हुआ है, किस बल के कारण वो इतने सिस्टम से पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा है कि पृथ्वी के बीच में मार्स नहीं आ जाता? ठीक है, जुपिटर वहां से उठ के सूरज के पास क्यों नहीं आ जाता? प्लूटो सोलर सिस्टम से बाहर क्यों नहीं निकल जाता? मून क्यों पृथ्वी के चक्कर काट रहा है इतने सालों से? क्यों मून कहीं और किसी और के चक्कर क्यों नहीं काटता? ठीक है, मून पृथ्वी के चक्कर क्यों काट रहा है, सूरज के क्यों नहीं काट रहा है? ठीक है, इन सब के पीछे रीजन जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये बल ना होता ब्रह्मांड के अंदर तो शायद ये पूरा ब्रह्मांड ही नहीं होता। ठीक है, यही बल है जिनसे चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहती हैं। ठीक है, और हर चीज के बीच में जो है ये बल रहता है। आपका बेड, आपकी अलमारी, ठीक है, आपका कोई भी चीज जो आपके आसपास पड़ी है, आपके और उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्व बल है, जिसके कारण वो चीजें आपसे आकर्षित रह के वहां पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर ये बल खत्म हो जाए तो चीजें उड़ने लगेंगी, इनफैक्ट आप भी उड़ने लगेंगे और पृथ्वी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इस टॉपिक को पढ़ते हुए या इस यूनिट को पढ़ते हुए बहुत ही मतलब मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है ये। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रव के गुण। ठीक है, हमें पता है हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, 3 स्टेट ऑफ मैटर रहते हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो उसमें से जो फिजिक्स के अंदर जो है द्रव के कुछ गुण पाए जाते हैं, लिक्विड चीजों में कुछ गुण पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही एक
फेमस एग्जाम्पल मैं बताती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड का, जो कि है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। और पृष्ठ तनाव से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो आता है वो होता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और करेक्ट ऑप्शन ये होता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, ठीक है। ये तो सबने रटा हुआ है, ठीक है, तो चलो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये पृष्ठ तनाव है क्या, ठीक है, ये किस तरह का तनाव है, किस तरह की टेंशन है जो द्रव में पैदा हो जाती है, ठीक है। जब आप इस चीज को समझ लोगे ना, तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल नहीं है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गर्म खाना क्यों ठंडे खाने से ज्यादा स्वाद लगता है, रीजन है पृष्ठ तनाव। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब मॉनसून आती हैं, बरसातें जब आती हैं, तो खड़े पानी के ऊपर मच्छर तैरते हैं। तो खड़े पानी के ऊपर जो मच्छर तैरते हैं वो किसके कारण तैरते हैं, उसका रीजन है पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो द्रव के कुछ गुण हैं, जैसे कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे केशिक तव हो जाएगा, और इसके बाद जो है अपथ्रस्ट हो जाएगा, उत्प्लावन जो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास द्रव के कुछ गुण हैं जो हम यहाँ पढ़ते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग रहता है ये भी, ठीक है। जैसे अपथ्रस्ट, उत्प्लावन जो रहता है, आपको क्वेश्चन आता है कि चीजें जो है वो पानी के ऊपर किस बल के कारण तैरती हैं, तो वो बल है उत्प्लावन, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद सॉलिड की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठोस चीजों के भी कुछ गुण हैं जो रहते हैं, ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी, ठीक है, क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है, जिसे सबसे ज्यादा खींचा जा सकता है, ठीक है। यस, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सबसे कम इलास्टिक है, जिसे हम खींच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनते हैं। ठोस के गुणों के अंदर ये आते हैं, 2 ही गुण हैं सॉलिड के जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके अगला टॉपिक जो रहता है वो है हीट का टॉपिक, ठीक है, ऊष्मा का टॉपिक, ठीक है। हीट क्या है, ठीक है। अब इसके आगे जो भी चैप्टर है, हीट है, लाइट है, साउंड है, ये तीनों जो टॉपिक हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड टॉपिक हैं। हीट क्या है, लाइट क्या है, साउंड क्या है, अगर देखा जाए तो तीनों ही क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा है, हीट भी एक ऊर्जा है, ऊष्मा गर्म होना, जब हमारी गर्मी होती है तो वो भी एक तरह की एनर्जी पैदा करती है। ध्वनि एक एनर्जी है, प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक है। तो तीनों ही एक फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, ऊर्जा के एक प्रकार है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। हीट के चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशंस है, ये किस तरह की प्रोसेसेस हैं, ठीक है। कुचालक क्या है, सुचालक क्या है, चालन क्या है, संवाहन क्या है, ये प्रक्रियाएं कौन सी हैं, ठीक है। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो हीट चैप्टर से निकल के आता है और जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने 2-3 एग्जाम्स जो देखे उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी का वायुमंडल हमारी किस प्रक्रिया की वजह से गर्म होता है, ठीक है, कि पृथ्वी का वायुमंडल किस प्रक्रिया की वजह से गर्म हो रहा है। ऑप्शन होते हैं चालन, संवाहन, रेडिएशन, और कोई भी चौथा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। तो हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म होता है कन्वेक्शन से, संवाहन से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो हीट आ रही है वो किस प्रक्रिया की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हीट चैप्टर के अंदर बनते हैं, ठीक है। हीट चैप्टर के अंदर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर पाया जाता है, ठीक है। वाटर हैव हाईएस्ट डेंसिटी एट विच टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता भी होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। बट ऐसा क्यों होता है, किन वजहों से ऐसा होता है, वो सब यहाँ समझेंगे हीट चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर रहेगा लाइट। लाइट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, साइंस के अंदर।
प्रकाश, ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि जो हम चीजें देख पा रहे हैं, आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके आसपास प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश पड़ रहा है। अगर आप अंधेरे में भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किस चीज के प्रकाश से देख पाएंगे इसको? अपने फोन के प्रकाश से, ठीक है। फोन भी तो एक प्रकाश पैदा कर रहा है, लाइट पैदा कर रही है। जो फोन की लाइट है वो आपकी आंखों में पड़ेगी और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जो है परावर्तन होके उसका जो है आप अपने फोन को देख पा रहे हो। तो हम किस तरह से देख पा रहे हैं, कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जिन चीजों की वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं, वो सब हम लाइट के अंदर पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि रेगिस्तान के अंदर भ्रम होता है, ठीक है। अगर आप कभी रेगिस्तान घूमने जाओगे तो बोला जाता है कि रेगिस्तान के अंदर भ्रम हो जाता है कि कुछ दूर पर पानी है, बट अगर वहां आप जाओगे तो पानी वहां होता ही नहीं है, ठीक है। दृष्टि का भ्रम, और इसको बोलते हैं, जो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो इस तरह से आता है कि रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है, मिराज इन डेजर्ट इज ड्यू टू विच प्रोसेस, ठीक है। रेगिस्तान की मरीचिका किस प्रक्रिया की वजह से होती है, तो वो प्रक्रिया का नाम क्या है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करके जो है मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है। इसके बाद लाइट ही चैप्टर है जिसमें हम लेंस और मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, ठीक है, और आईज के में आने वाले डिफेक्ट कौन से हैं, जिनको किन लेंसों के द्वारा सही किया जा सकता है। टेलीस्कोप के अंदर किस लेंस का इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर कौन सा लेंस है, ठीक है। या फिर जो आपकी कार के अंदर साइड में मिरर दिया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, शेविंग मिरर कौन से होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जो हवा का एक गुब्बारा सा बनता है या बबल बनता है वो कौन से लेंस की तरह काम करता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है क्वेश्चन लाइट चैप्टर से निकलते हैं और यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं लाइट चैप्टर से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है साउंड का चैप्टर, मतलब कि ध्वनि। अब साउंड चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं, अब देखिए हम सोचते हैं जब मान लीजिए आपके आसपास कोई ध्वनि नहीं है तो आप बोलते हैं शांति, यहाँ पे शांति है, ठीक है, कि हमारे आसपास कोई ध्वनि नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। कॉन्टिन्यूसली हमारे आसपास ऐसी ध्वनियां निकलती रहती हैं, कॉन्टिन्यूसली हमारे आसपास आवाजें होती रहती है, लेकिन ह्यूमन ईयर जो है, हमारे जो कान है, उनके सुनने की भी एक क्षमता है, ठीक है। वो एक रेंज तक ही सुन सकते हैं, उससे ऊपर और उससे नीचे हमारे कान नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ऊपर और उससे नीचे ध्वनियां उत्पन्न होती ही नहीं है, होती हैं, बट हमारे ईयर जो है उनको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। हमारी हेयर पावर जो है वो एक रेंज के बीच में रहती है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन ईयर की हेयरिंग पावर या हेयरिंग रेंज कितने से कितने के बीच में है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो तो ध्वनियां हम सुन सकते हैं वो तो आ गई कि वो जो ध्वनियां हैं आदमी सुन सकता है, लेकिन कुछ ध्वनियां जो हैं जो आदमी नहीं सुन सकता उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक साउंड्स और अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऐसे साउंड्स हैं जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता, लेकिन ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो इन साउंड्स को सुनते हैं और इन साउंड्स का इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि कुछ जानवर जो होते हैं वो खतरे को पहले ही जांच लेते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हें वो साउंड सुनाई जाती है। डॉग्स बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है, डॉग्स बहुत एक्टिव होते हैं, कैट्स बड़ी एक्टिव होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें ऐसी साउंड सुनती हैं, वो ऐसी अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं जिसकी वजह से वो डेंजर का पहले ही पता लगा लेते हैं, ठीक है। राइनोसोरस जो होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुनते हैं। डॉल्फिन्स ऐसी हैं जो इन साउंड्स को सुनती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो ऐसी साउंड्स को सुन पाते हैं
और इसलिए इन्हें किन्हीं भी चीजों का, सिग्नल्स का, डेंजर का पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे साउंड चैप्टर के अंदर। ये भी पढ़ेंगे कि क्यों उल्लू जो है, आउल जो है, वो रात को शिकार करते हैं। रात को उन्हें कौन सी साउंड्स मिलती हैं जो वो शिकार करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के ऊपर आउल्स जो है वो काम करते हैं। उसके बाद जो रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है काफी वास्ट टॉपिक है और थोड़ा मैं बोलूंगी हायर लेवल का टॉपिक है, जो इसलिए हम इसको पूरी तरह से कवर यहाँ नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक या इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म से पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, वो उन्हीं चीजों को हम यहाँ कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के तरह से या कुछ समझा के। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी से जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि जो हमारा बल्ब है उसके अंदर किसका फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या जो हमारी ट्यूबलाइट्स है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, या जो हमारे प्रेस हैं जिनसे जो हम इलेक्ट्रिक प्रेस इस्तेमाल करते हैं, उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होती है, जैसे मोटर में कहाँ से कहाँ एनर्जी चेंज हो रही है, कैंडल जब चलती है तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उन सभी चीजों को इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म का भी यही रहेगा कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिनसे हम बहुत अच्छी मैग्नेट्स बना सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बना सकते हैं। तो मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट भी ऐसा ही रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करेंगे। और लास्ट जो है वो है इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ 50-60 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे कवर करेंगे। इंस्ट्रूमेंट से भी जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोल देंगे कि ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, या बैरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एमीटर क्या मापता है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ठीक है, लेक्टोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट्स से अगर आपके एग्जाम के अंदर साइंस का क्वेश्चन बनता है तो इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन पक्का बनता है। ठीक है, ये भी हम कवर करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा फिजिक्स का सिलेबस जो हम पूरा यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का सिलेबस करने के बाद हम करेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है, उसका भी ऐसे ही कोई 10-12 टॉपिक रहेंगे, उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। ठीक है, तो इस तरह से जनरल साइंस जो है वो कवर कराई जाएगी। ठीक है, पूरी कोशिश की जाएगी कि साइंस इतना इंटरेस्टिंग बना दिया जाए आपके लिए। ठीक है, कि आपको इससे बेहतर कोई सब्जेक्ट ना लगे। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी, बट जरूरी ये है कि आप भी इन चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।